हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो विकास के सिद्धांत है उसके 5 एस्पेक्ट्स को हमने समझा था, 5 टाइप को समझा था। आज हम उसके बाकी यहाँ पर टाइप को समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने विकास के 5 सिद्धांतों को डिस्कस किया, तो उसके आज हम सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो बाल विकास के सिद्धांत जितने भी होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो में 5 यहाँ पर हमने टाइप को डिस्कस हम कर चुके हैं, तो उसे जरूर वॉच कर ले, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, इसी के साथ में समझेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत। जैसे कि अब ये एक तरह से 6 नंबर है, ठीक है। नंबर इसमें कुछ भी नहीं होता है, कहीं पर आपको 11, कहीं पर 12, कहीं पर सिर्फ 8, कहीं पर 9, कहीं पर 6, इस तरीके से विकास के सिद्धांत देखने को मिलेंगे। तो वो एक तरह कह सकते हैं कि कहीं पर एक शब्द को बार बार रिपीट करके बना दिए गए होते हैं, या फिर आप एक ही साथ में कम करके चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आता है, तो पूछेगा आपसे कि एकीकरण का सिद्धांत, विकास का एकीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या फिर आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि बच्चा विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने एक सिद्धांत पढ़ा था इससे पहले वीडियो में जिसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है। तो बच्चा उसमें क्या होता है कि पहले अपनी ग्रोस स्किल्स, बाद में अपनी फाइन स्किल्स को यूज करना शुरू कर देता है, यानी कि वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं पर आ जाता है। ठीक उसी तरीके का दूसरा सिद्धांत है विकास का, जिसे कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहेंगे यूनिटरी प्रिंसिपल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले उसने ग्रोस स्किल्स को यूज करना सीख लिया, फिर उसने बाद में विशिष्ट यानी कि फाइन स्किल्स को यूज करना सीख लिया है। अब वो क्या करता है, वो इतना बड़ा हो चुका है, उसमें इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि वो सबको एकात्मक रूप से यूज करना सीख गया है। यानी कि जब बच्चा अपनी फाइन स्किल्स और मोटर स्किल्स में एडजस्टमेंट करना सीख जाए, उनको एक साथ में उपयोग करना सीख जाए, बैलेंस करना सीख जाए बॉडी में, कि वो एक हाथ से काम भी कर रहा है, दूसरे हाथ से खा रहा है, सामने फोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, या फिर पढ़ाई कर रहा है, और वो साथ में कहीं चल कर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि वो एक साथ में अपने अलग अलग पार्ट्स का यूज कर रहा है, लेकिन सब में बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो विकास होता है, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, वो इतना उसमें इतनी मैच्योरिटी आती चली जाएगी, या फिर उसका जो है इतना डेवलपमेंट इतना मजबूत हो जाता है कि वो हर एक पार्ट्स को, चाहे वो उसका छोटा मतलब सूक्ष्म पार्ट हो, चाहे उसकी बड़ी पेशी ग्रोस स्किल्स हो, सब में वो बैलेंस बनाना सीख जाता है, उनको एक साथ में किस तरीके से यूज करना है वो करना सीख जाता है। तो जिसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसके तहत होता क्या है कि सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना, प्रयोग करना सीखता है, बाद में उन भागों में एकीकरण करना सीख जाता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो ये प्रिंसिपल है मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, और चूंकि दोनों प्रिंसिपल एक जैसे है, चाहे वो सामान्य से विशिष्ट का यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक सिद्धांत हो, या फिर यहाँ पर ये यूनिटरी का सिद्धांत हो, तो इसके साथ में क्योंकि दोनों सिमिलर से है, तो इनसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स देखे गए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब डिफरेंस को समझते हुए चलना है कि अंतर क्या है। अंतर क्लियर हो गया होगा, है ना। तो उसमें तो क्या है कि पहले वो अपने ग्रोस स्किल्स को यूज करना सीखता है, बड़ी बड़ी मांसपेशियों को, ठीक है, बाद में अपने फाइन स्किल्स को यूज करना सीख लेता है। इसमें क्या है कि अब सीख तो लिया है, ठीक है, लेकिन छोटेपन में वो ऐसा नहीं कर पाता। छोटेपन में उसमें सामान्य से विशिष्ट का गुण तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, ये एकीकरण का गुण तब आता है। कह सकते हैं कि वो जैसे उसमें बच्चा जो होता है, जब तक वो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, सॉरी, तब तक उसमें जनरल टू स्पेसिफिक का गुण विकसित हो जाता है। वो विकास के सिद्धांत के अनुसार उस पड़ाव को पार कर लेता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा और वो अगले स्टेज में आता है, तो वो एकीकरण के गुण को भी अपना लेता है, या फिर उसमें एकीकरण का गुण विकसित हो जाता है, जिसे कहते हैं कि विकास साथ साथ में फाइन स्किल एंड ग्रोस स्किल्स में मजबूती देते हुए बच्चे के
मतलब एक साथ में उसको यूज करने की उसमें परिपक्वता को विकसित भी करता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इसी तरीके से हमने जो है 6 नंबर के प्रिंसिपल को भी समझा। अब समझेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि एक क्लास है जिसमें आप एक एज अध्यापिका पढ़ा रही है या फिर एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, और वहां पर 2 बच्ची है जिसका नाम, एक का नाम सीमा है, एक का नाम रीता है। ठीक है, आपने किसी लेसन को पढ़ाया और आपने सीमा से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो सीमा ने आंसर नहीं दिया। आपने रीता से क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन सेम, उसने आंसर दे दिया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि टीचर तो मैं ही हूं, पढ़ाया तो सबको मैंने समान ही है, लेकिन एक बच्ची ने आंसर नहीं दिया, सीमा ने, और रीता ने, दूसरी बच्ची ने आंसर दे दिया। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि भले ही आपका जो कह सकते हैं कि आपको जो तरीका आता है वो पढ़ाते वक्त एक जैसा नहीं हो सकता। आपको अलग अलग तरीके पढ़ाने के दौरान अपनी कक्षा में अपनाने होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट, जो जितने भी बच्चे होते हैं उन सब में उनका डेवलपमेंट विभिन्न तरीके से होता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया भी है। ठीक, तो इसके तहत आप देखोगे कि सभी बच्चे को आप एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, ये तो आपने जाना ही है। विशिष्ट होने के नाते अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विकास हर एक बच्चे का एक तरीके से नहीं होता है। वो किसी में बौद्धिक क्षमता कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है, किसी की समझने की शक्ति ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है, किसी की स्मृति कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है। तो इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान देना है कि इस बच्चे को समझ में आ गया तो इस बच्चे को समझ में क्यों नहीं आया। आपको इसलिए वो उसका उत्तर ये है कि हर एक बच्चे का विकास एक तरह से नहीं होता है। इस बच्चे का जो विकास है उसे वो चीजें या फिर कह सकते हैं कि उसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके इस तरीके से नहीं समझ पा रही है। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि उसको इस तरीके से समझ में ना आकर क्या पता दूसरे तरीके से समझ में आ जाए। तब यहाँ पर जो सिद्धांत फॉलो होता है तो वो होता है कि विकास की गति प्रत्येक बच्चे में एक दूसरे से भिन्न होती है। अभी वो बच्चे क्या कह सकते हैं कि भले ही वो 3rd क्लास में या 5th क्लास में है, फॉर एग्जाम्पल वो चलो 9th क्लास में है, ठीक है, और दोनों ही 9th क्लास में है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी है सीखने की कि वो तो 11वीं तक के बच्चों को आंसर दे देगी, लेकिन इस बच्चे की जो 9th में ही है उसकी स्पीड अभी इतनी नहीं है। वो क्या पता 7वीं तक की मतलब कक्षा तक का उसका लेवल हो, अभी उसकी जो उसका जो विकास है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। समझदार तो वो भी है लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, इसीलिए उसका विकास धीमा पड़ रहा है, धीमा पड़ रहा है। तो अब ये देखो, अब ये आपको समझ में आया होगा कि जो विकास की गति है प्रत्येक बच्चे में एक समान नहीं होती है, ठीक है, और भिन्न होने की वजह से साथ ही साथ बच्चे अपने अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से बड़ा होता है। कभी यह गति बढ़ जाती है तो कभी धीमी हो जाती है, विकास कभी रुकता नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में इसकी गति धीमी और तेज होती रहती है। जैसे कि आपने देखा है शैशवावस्था में बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है, बाल्यावस्था में थोड़ा ठहराव आ जाता है, रुकाव आ जाता है, उसके बाद से फिर किशोर अवस्था में फिर से बढ़ जाती है, फिर स्पीड पकड़ जाती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। इस तरीके से दूसरा प्रिंसिपल भी हमने समझा 7 नंबर पर। अब 8 नंबर प्रिंसिपल समझेंगे जिसका नाम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप प्रैक्टिस सेट करो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, जितने भी मल्टीपल टाइम्स आप जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा ही। हर बार क्वेश्चन नई तरीके से ढंग से पूछा जाता है, कई बार रिपीट भी होता है। तो अगर आप हर एक एंगल को समझ लोगे, थ्योरी पर काम कर लोगे तो आंसर फंसेगा फंसेगा। देखो समझ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि ये जो विकास का सिद्धांत है ना, जिसे कहते हैं आप वर्तुलाकार बनाम रेखीय या फिर कहेंगे स्पाइरल वीएस लीनियर। तो होता क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि जब हम विकास के टाइप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या विकास रेखीय गति से इस तरीके से बढ़ता चला जाता है या फिर विकास जो है स्पाइरली इस तरीके से वर्तुलाकार बढ़ता है। तो ये वर्तुलाकार है क्या? तो यहाँ आपको आंसर तो मिल गया कि वो वर्तुलाकार बढ़ता है ना, वो रेखीय यानी कि उसकी जो गति होती है वो लीनियर नहीं होती है। यानी कि जो विकास कहते हैं, विकास जो होता है बच्चों में इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो वो होता किस तरीके से है? होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी बच्चा यहाँ पर शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड में है। कौन सी अवस्था में है? इन्फेंसी पीरियड में है। उसके बाद वो बाल्यावस्था में आएगा। कौन सी में?
बाल्य अवस्था में आएगा, उसके बाद वो किशोर अवस्था में आएगा, ठीक है, उसके बाद वो कहेंगे कि प्रौढ़ अवस्था यानी कि एडल्टहुड में आएगा। ठीक, इस तरीके से वो अलग अलग अवस्थाओं को पार करता है। तो जब अलग अलग अवस्थाओं से बच्चा गुजर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या वो पिछली अवस्था में जो उसने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, वो आगे जाने पर क्या उस एक्सपीरियंस को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने बहुत तेजी से चीजें सीखी है। जब उसने बहुत तेजी से चीजें सीखी है, तो अगली अवस्था में, जैसे कि आप किसी दिन ज्यादा खा लेते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसे एडजस्ट करने में लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी पूर्ति हो चुकी है। ठीक है, आपकी पूर्ति, आपके पेट की भी, आपकी जो मिनरल्स चाहिए थे, आपके जो कह सकते हैं कि विटामिन चाहिए थे, आपकी फुल हो चुका है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से भगवान ने भी, एक प्रकृति ने भी एक नियम बनाया है कि जब बच्चा छोटा है, यहाँ पर उसने एकदम से बहुत सी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसे हर एक चीज नहीं लगती है, तो वो ज्यादा मात्रा में चीजें सीख लेता है। जब वो अगली अवस्था में जाता है, तो अगली अवस्था में उसे वो, उसकी जो बॉडी है, उसका जो दिमाग है, उसे एडजस्ट करने में टाइम लेता है। एडजस्ट करने में टाइम लेगा, तो इसीलिए जब आपके किसी दिन आपके ऊपर ज्यादा लोड सा हो जाता है ना, तो लोड होने की वजह से आप भी जो है ऐसे हो जाते हो जैसे कि आपको आराम की जरूरत है। तो आराम की जरूरत है, इस वजह से इसको आराम अवस्था भी कहते हैं, इस वजह से इसको ठहराव अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को, बॉडी को, दिमाग को आराम चाहिए, है ना। आराम नहीं कि लेट जाएगा, नहीं, वो एडजस्ट कर रहा है अपने अंदर। इस वजह से उसकी ग्रोथ भी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जब लोड आएगा तो किसी भी चीज की स्पीड कम ही हो जाएगी। आपने देखा होगा, तो यहाँ पर भी वो स्पीड कम हो जाती है। फिर आया बच्चा कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। जब वो किशोर अवस्था में एंट्री करेगा, तो अब उसमें जो कह सकते हैं कि अब उसमें एनर्जी रिचार्जिंग, उसकी चार्ज हो गया है बच्चा। अब फिर से तेजी से वो चीजों को सीखेगा, फिर से उसका हाइट बढ़ने लगेगी, फिर से उसका कह सकते हैं कि वो चीजों को, नई नई चीजों को सीखता है, बाहर निकलता है, तो बहुत सारी एक्टिविटी करता है जिसके द्वारा नई नई चीजें सीखता है। तो जब वो किशोर अवस्था में जाता है, तो वो अनुभव जो इन्होंने लिया है कहाँ पर? बाल्यावस्था में, उसको साथ साथ में लेकर चल रहा है। तो एक बार ये बैक जरूर आता है। बैक आने की वजह से इसकी जो कह सकते हैं आकृति या फिर इसकी गति वर्तुलाकार बन जाती है, यानी कि पिछले अनुभवों को अवस्थाएं साथ में ले लेकर चलती हैं। और इस वजह से जो विकास होता है बच्चे में, वो कहेंगे कि वो रेखीय नहीं होता है, वो कैसे होता है? वो वर्तुलाकार होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से कहेंगे कि भाई विकास कोई सीधे चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास चलेगा तो वो अपनी पिछली अवस्थाओं के साथ में चलेगा, घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जीवन चलता रहता है। आप नई चीजें भले सीखते रहते हो, लेकिन पुरानी चीजें नहीं भूलते हो। नहीं भूलते हो तो आपका अनुभव बढ़ता चलेगा जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीख ली है, अब थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स चाहिए, बॉडी को रिलैक्स चाहिए। फिर से आप प्रौढ़ अवस्था में आ जाएंगे, आपको फिर से विराम चाहिए, आप शादी ब्याह कर लेंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। वृद्धावस्था में लोगों को ज्ञान देंगे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वृद्धावस्था इसके आगे की अवस्था होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। देखो फलाने की लड़की जो है कितनी बेकार है, फलाने का लड़का कितना बेकार है, ज्ञान देने लगेंगे। क्यों? जाने का टाइम आ जाता है। जाने के टाइम पर एक उत्साह, एक उत्सुकता होती है कि मैंने जितना जिंदगी में ज्ञान कमाया है मैं बांट दूं, है ना, उसको बांट दूं। तो बांटने का समय बहुत देर में आता है। लोग सुनते हैं, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, वो एक अलग बात है। चलो, यहाँ पर आपने ये समझा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर मूव करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, तो समझेंगे अगली कहानी क्या है। ये है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या होता है? अब मेरा दिमाग है, ठीक है, आपके पास में भी होगा, सबके पास में होता है, कम ज्यादा। ठीक, मैं आपसे बुद्धिमान या आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान, इसी तरीके से होता है लड़ाई। इसी दुनिया में लड़ाई यही है कि तुम क्या जानते हो, मैं क्या जानती हूँ। ठीक, तो ये तो चीज हुई है कि आपका दिमाग जो कि एक आपका बौद्धिक विकास है, एक आपका शरीर जो आपका शारीरिक विकास है, एक आपके हंसना, रोना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये आपका संवेगात्मक विकास है। एक आपका जिसे कह सकते हैं कि अच्छाई बुराई का ज्ञान, जो आपका नैतिक विकास है।
ठीक है। तो इतने सारे विकास है, ये अलग अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। अलग अलग सिद्धांतों पर काम का मतलब क्या है कि एकीकरण का सिद्धांत, या फिर कहे कि वर्तुलाकार का सिद्धांत, या फिर कहे समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, इतने सारे सिद्धांत है। तो ये सभी सिद्धांत अलग अलग नहीं चलते, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना। एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति में इतने सारे पक्ष होते हैं, उन सब का विकास अलग अलग नहीं, एक दूसरे से जुड़कर इंटर रिलेटेड होकर चलता है। समझो कैसे। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से ठीक ना रह गया, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, है ना, तो वो क्या होगा कि वो कभी भी खेल में अपना इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। और वो जो दोस्त बनाएगा ना, वो उसी कैटेगरी के बनाएगा जिस तरह की उसका फिजिकल अपीयरेंस है या फिर उसकी पर्सनालिटी है। उसके कभी भी ठीक ठाक अच्छी पर्सनालिटी वाले दोस्त नहीं बनेंगे, मतलब उसकी सोसाइटी अलग हो जाएगी। उसके जो इमोशंस है वो नॉर्मल ना होकर थोड़ा अलग हटके होंगे। उसका जो बौद्धिक विकास है वो दुनियादारी जितनी बातें जानती है ना, उससे चार बातें थोड़ी ज्यादा जानता है। क्यों, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बड़े कह सकते हैं कि वो बातों में बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, चीजों में बड़ा मतलब उनको ज्ञान होता है, आपने भी देखा होगा सामान्य बच्चों से ज्यादा। तो मैं ये कह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जितने भी पक्ष होते हैं, बौद्धिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इमोशनल जितने भी होते हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड होने की वजह से अंतर संबंधित होते हैं। अगर एक पक्ष कमजोर रह गया, उस बच्चे का शारीरिक पक्ष कमजोर रह गया, तो उसके अन्य पक्ष भी प्रभावित होते हैं। इस वजह से कहेंगे कि इंटरलेटेड होने की वजह से हमें हर एक पक्ष पर ध्यान देना है, और जिस वजह से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि विकास के जो जितने भी सिद्धांत है वो एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए एक भी पक्ष पर हम कमजोर नहीं रहने देंगे, उसके सभी पक्षों पर काम करना होगा। तो वृद्धि और विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता है और विकसित होता है। उसके शारीरिक, उसके बौद्धिक, उसके संवेगात्मक, उसके सामाजिक अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित होते हैं। बात क्लियर हुई? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हुए होंगे, और इसी के साथ में आपने समझा होगा कि विकास का सिद्धांत कितने होते हैं, विकास के सिद्धांत से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से अगर थ्योरी आपने को क्लियर हो गई हो तो हमें आंसर किस प्रकार से लेना है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इससे संबंधित क्वेश्चन की जरूरत है कि नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हम यहाँ पर डे साइकोलॉजी और उससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आप जानते ही है। ठीक है, सीटेट एग्जाम होने वाला है जुलाई अगस्त के मिड में, कभी भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।